अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके सामने कंपैरिजन करूंगा एक लोकल इन्वर्टर का, ये जिसे आप देसी इन्वर्टर भी कहते हैं, ब्रांडेड इन्वर्टर्स के साथ। यानी एक तरफ आपके पास ब्रांडेड इन्वर्टर्स हैं, जो कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास हुआवे कंपनी का इन्वर्टर है, टेस्ला कंपनी का इन्वर्टर है, ग्रोवाट का इन्वर्टर है, और दूसरी तरफ आपके पास लोकली अवेलेबल जो देसी इन्वर्टर कहलाते हैं, जो कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने बनाना शुरू किए हैं। और इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। आप में से बहुत से लोग सोलर सिस्टम अपने घर में लगवाना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा सोलर इन्वर्टर जो है उनको परचेज़ करना चाहिए। एक तरफ वो देखते हैं कि लोकल इन्वर्टर जहां उनको 40-45 हज़ार का मिलता है 5 से 7 किलोवाट का, वहां दूसरी तरफ वो 5 से 7 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए का मिलता है। अब ये एक बहुत बड़ा प्राइस का गैप होता है, और एक आम आदमी जो है उसकी समझ में नहीं आती कि मैं ये 40-45 हज़ार की चीज़ ख़रीदूँ या ये 1.5 से 2 लाख की चीज़ ख़रीदूँ। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो कम कॉस्ट की वजह से, कम प्राइस की वजह से जो है वो लोकल इन्वर्टर का इंतखाब कर लेते हैं। लेकिन क्या उनका ये फ़ैसला दुरुस्त है? क्या ये लोकल इन्वर्टर उनके लिए सही बेहतरीन काम करेगा जैसा कि दूसरा ब्रांडेड इन्वर्टर करता है? इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन जो है इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा और आप फैसला कर पाएंगे कि कौन सा सोलर इन्वर्टर आपके लिए बेहतर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस बहस में जाएँ कि कौन सा सोलर इन्वर्टर आपके लिए बेहतर है, कुछ बातें आपके लिए समझना ज़रूरी है, उसके बाद यकीनन आप फैसला कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप करती हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इक्विपमेंट होता है तो उसका कोई स्टैंडर्ड होता है, यानी का कोई मेयार होता है। वो मेयार सेट कौन करता है, वो मेयार डेवलप कौन करता है? तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ बॉडीज़ हैं जैसे IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास है जी ISO, ठीक है। और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो कि स्टैंडर्ड्स यानी मेयार डेवलप करती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का। अब सोलर इन्वर्टर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो जब सोलर इन्वर्टर कोई कंपनी बनाती है, कोई मैन्युफैक्चरर उसको तैयार करता है, तो उसका कोई ना कोई मेयार सेट होना चाहिए, कोई इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए, कोई इंटरनेशनल मेयार होना चाहिए जो सारे कंट्रीज़ जो हैं उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, हम इस सोलर इन्वर्टर की क्वालिटी को, इसकी परफॉर्मेंस को, इसकी एफिशिएंसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो मेयार जो है वो ये बॉडीज़ जो हैं वो तय करती हैं, बनाती हैं, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। यानी दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनमें ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चलते हैं। अभी ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं सोलर इन्वर्टर के बनाने में, वो ज़्यादातर कंपनीज IEC स्टैंडर्ड्स को जो हैं वो फॉलो करती हैं। यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के स्टैंडर्ड्स को जो है सोलर इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी फॉलो करती है। अब ये बेसिकली मेयार है क्या? वैसे तो बहुत सारे कोड्स हैं, ये देखेंगे आप सामने मैंने कुछ कोड्स लिखे हैं, IEC 62109, IEC 60068, इसी तरह ये कुछ कोड्स मैंने लिखे हैं। अब ये मैंने चंद एक लिखे हैं, लेकिन ये कोड्स और भी बहुत सारे हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली। ये कोड जो है ये एक स्टैंडर्ड को जाहिर करता है। ये जो पहला वाला है ये सेफ्टी को जाहिर करता है। मैंने इसका ये मतलब है कि कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरर जब सोलर इन्वर्टर तैयार करता है तो क्या वो सेफ्टी के मेयार पे पूरा उतरता है कि नहीं वो इन्वर्टर? क्या उसके अंदर वो कंपोनेंट्स इंस्टॉल हुए हुए हैं जो सेफ्टी के लिए, ह्यूमन की सेफ्टी के लिए होने चाहिए, चाहे वो इंस्टॉलर हो चाहे यूज़र हो? तो क्या वो इन्वर्टर इस्तेमाल करना सेफ़ है? तो सेफ्टी के मेयार को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल टेक्निकल कमीशन ने एक स्टैंडर्ड कोड जो है वो डेवलप किया है, IEC 62109, और 62109 के अंडर जो है सेफ्टी के मेयार जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं कि भाई ये सेफ्टी के मेयार हैं। अगर आप सोलर इन्वर्टर बना रहे हैं तो ये मेयार हैं, ये स्टैंडर्ड है, इसको आपने पूरा करना है, ठीक है, ताकि ये इस्तेमाल करने वाले के लिए सेफ़ हो जाए।
फिर इसी तरह IEC ने एक स्टैंडर्ड और डेवलप किया है, IEC 60068। ये इन्वायरमेंट के साथ लिंक करता है। किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या कोई डिवाइस है, जैसे सोलर इन्वर्टर, तो मैन्युफैक्चरर ने जब सोलर इन्वर्टर बनाया तो उसको हॉट क्लाइमेट में चेक किया जाएगा, उसको कोल्ड टेम्परेचर में चेक किया जाएगा, उसको हाई ह्यूमिडिटी में चेक किया जाएगा। मतलब उसको सारी जितनी भी हार्श कंडीशंस हैं उसके अंदर चेक किया जाता है। यानी कि ये जो मयार है, अगर कोई इन्वर्टर इस मयार पे पूरा उतरता है, इसका ये मतलब है कि वो हाई टेम्परेचर पे भी अच्छा चलेगा, वो कोल्ड अगर टेम्परेचर तब भी अच्छा चलेगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है कम है तब भी वो सही काम करेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि इक्विपमेंट जो है इन हार्श इन्वायरमेंट में कैसा परफॉर्म करेगा उसके लिए बनाया गया है। फिर एक स्टैंडर्ड है IEC 61000। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्लायंस यानी EMC, यानी कि जो PV हमारी इनपुट होती है उसके ऊपर जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ जो है वो इमिट हो रही होती है। मतलब कुछ रेडिएशंस होती हैं वहाँ पे मौजूद होती हैं, यानी इंटरफेरेंस मौजूद होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मौजूद होती है। यानी कि जो PV होती है, हाई वोल्टेज की वजह से, करंट फ्लो की वजह से उसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वो डेफिनेटली दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको इंटरफेयर भी कर सकती है। तो क्या हमारा सोलर इन्वर्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंटरफेयर तो नहीं कर रहा? क्या हमारी PV स्ट्रिंग जो है वो दूसरे कंपोनेंट्स को इंटरफेयर तो नहीं कर रही? तो ये स्टैंडर्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है उससे बचाने के लिए बनाया गया है। फिर है उसके बाद है IEC 61683। ये जो है बेसिकली परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस एंड इफ़िशेंसी के लिए बनाया गया है। यानी कि कोई अगर मैन्युफैक्चरर ये क्लेम करता है कि जी मेरा सोलर इन्वर्टर जो है वो तो DC to AC कन्वर्जन 95% करता है, मतलब लॉसेस बहुत कम करता है, और सोलर जो कन्वर्जन कर रहा है वो भी बहुत 70 to 80% कर रहा है। अब ये क्लेम है कंपनी का, तो क्या वाकई ऐसा है? तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड IEC ने सेट किया है वो है IEC 61683। ये इसके अलावा और भी बहुत सारे कोड्स हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने चंद एक लिखे हैं आपको बात समझाने के लिए। अभी ये सिर्फ IEC के स्टैंडर्ड्स में बयान कर रहा हूँ, इसी तरह IEEE के भी हैं, ISO के भी हैं, और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिन्होंने अपने मेयार जो हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, ताकि अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो है कोई चीज़ अगर बनाता है, इन तमाम जो मेयार हैं उसको सामने रख के बनाए। यानी उस चीज़ के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। लेकिन व्यूअर्स, आपके जहन में एक सवाल आएगा, ठीक है इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उन्होंने कुछ मयार बनाए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि ठीक है जो मैन्युफैक्चर सोलर इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी है उसको ये मयार जो है अपनी प्रोडक्ट के अंदर फॉलो करना है, लेकर आना है। लेकिन चेक कौन करेगा, टेस्ट कौन करेगा, वेरीफाई कौन करेगा, ये एक सवाल है। क्योंकि हर बनाने वाला कहेगा कि मेरी चीज़ अच्छी। जैसे हमारे यहाँ लोकल सोलर इन्वर्टर जब बनाए जाते हैं तो हर बंदा कहता है कि मेरा इन्वर्टर अच्छा है, लेकिन चेक कौन करेगा? तो उसके लिए कुछ इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज़ होती हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, वो उसका जो है कोई बिजनेस और किसी के साथ लिंक्ड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, यानी कि वो फेयर डिसीजन देती हैं। अब ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज़ होती हैं, अब वो कौन सी हैं वो भी मैं बताऊंगा। इंटरनेशनली कुछ इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे UL, इसी तरह TUV, फिर इसी तरीके से इंटरटेक, ये मैंने चंद एक लिख दिए हैं। ये हैं थर्ड पार्टीज़। इनका क्या काम होता है? इनके पास एडवांस्ड लैब्स हैं। जब कोई मैन्युफैक्चरर, बड़ी कंपनी, मिसाल के तौर पे टेस्ला ने अपना इन्वर्टर बनाया और उसने ये दावा किया कि जी मैंने IEC 61000 स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। चेक कौन करेगा, वेरीफाई कौन करेगा? थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी कोई लोकल काम नहीं करती, ये भी इंटरनेशनली काम करती है। मतलब इनके नाम जो है वो तमाम ममालिक को पता हैं।
मतलब ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड थर्ड पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, ठीक है जी। और अब ये थर्ड पार्टी के पास एडवांस्ड लैब्स हैं और टेस्टिंग इंजीनियर्स हैं और साइंटिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, अब टेस्ला ने जब इन्वर्टर बनाया तो इन्वर्टर इन्होंने यहाँ पर देना है, थर्ड पार्टी को देना है। वो इन्वर्टर के सैंपल्स यहाँ पे जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये इन इन्वर्टर्स को टेस्ट करेंगे अपनी लैब्स के अंदर, हर तरीके से टेस्ट करेंगे। जैसे वो सारे स्टैंडर्ड्स को 1 बाय 1 चेक करेंगे, IEC 61000 को फॉलो किया कि नहीं, IEC 62109 को फॉलो किया कि नहीं किया। वो जो अभी मैंने IEC के सारे कोड्स लिखे थे, स्टैंडर्ड्स लिखे थे, तो ये थर्ड पार्टी चेक करेगी अपने लैब के अंदर टेस्टिंग करके कि क्या ये सारे IEC के स्टैंडर्ड जो हैं वो इस टेस्ला कंपनी ने फॉलो किए हैं या नहीं। कैसे चेक करेंगे, वो इस लैब के अंदर इस इन्वर्टर के सारे कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, कैपेसिटर, इंडक्टर, इसी तरीके से पावर कन्वर्जन वाला सर्किट, फिर इसी तरीके से IGBTs का स्टैंडर्ड क्या है, फिर इसी तरीके से PCB का स्टैंडर्ड क्या है, फिर वो जो इंक्लोजर है उसकी जो है वो IP रेटिंग क्या है। तो एक एक चीज़ अलग अलग जो है वो टेस्ट होगी, ड्राइंग्स देखी जाएंगी, फिर देखा जाएगा जो ड्राइंग है वो प्रैक्टिकली वही है भी कि नहीं। ये सारा ही जो एडवांस टेस्टिंग है वो ये थर्ड पार्टी करेगी। जब वो देखेगी कि अगर इसमें कोई फॉल्ट निकल आया, कोई प्रॉब्लम निकल आया, तो ये इन्वर्टर इनको रिटर्न होगा और इनसे कहा जाएगा कि आप इस मयार को अभी पूरा नहीं कर रहे हैं, आप जो है इसके अंदर बेहतरी लेकर आएँ, ये नहीं कि ये इसको अप्रूव नहीं करेगी अगर कोई फॉल्ट निकल आता है तो। और अगर फॉल्ट नहीं निकलता, टेस्टिंग में ये इन्वर्टर हर तरीके से पास हो जाता है सारे, यानी कि जितने भी मैंने स्टैंडर्ड्स बताए, यानी परफॉर्मेंस में अच्छा है, एफिशिएंसी में अच्छा है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वो इंटरफेरेंस भी नहीं कर रहा है, इसके अलावा सेफ्टी प्रिकॉशंस उसके अंदर सारे लिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 62109 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी है। यानी कि थर्ड पार्टी चेक करती है कि क्या इसके अंदर सारी जो है वो सेफ्टी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, और अगर लगे हुए हैं तो किस मेयार के लगे हुए हैं, वो इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जब टेस्ला का इन्वर्टर यहाँ पे आया, इंडिपेंडेंट पार्टी इनमें से कोई एक, फॉर एग्जांपल UL के पास आया, तो UL ने इनका इन्वर्टर चेक किया लैब में, सारी चीज़ें चेक हुई, चेक होने के बाद अगर वो इन्वर्टर बिल्कुल ठीक था, तमाम मयार वो पूरे कर रहा था, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक सर्टिफिकेट इनको इशू कर दिया, UL का एक सर्टिफिकेट इनको इशू हो गया टेस्ला को। अब टेस्ला के पास UL का सर्टिफिकेट आ गया। अब वो क्या करेंगे, जब ये मैन्युफैक्चरर है टेस्ला, सोलर इन्वर्टर बनाता है, तो जब ये इन्वर्टर जो है वो मार्केट में जाएगा तो टेस्ला वो सर्टिफिकेट जो है वो शो करेगी, गवर्नमेंट को भी शो करेगी और यूज़र को भी शो करेगी कि भाई हमने ये सारे IEC के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है और हमारे पास ये UL का सर्टिफिकेट है। फिर वो बताएगी कि हमारे पास TUV का भी सर्टिफिकेट है, हमारे पास इंटरटेक का भी सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये इंडिपेंडेंट पार्टीज़ बेसिकली एडवांस लैब के अंदर टेस्टिंग सर्विसेज करती हैं, और ना सिर्फ टेस्टिंग करती हैं बल्कि ऑडिट्स भी करती हैं। ऑडिट्स का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें टेस्ला ने एक प्लांट लगाया हुआ है जहाँ पे इन्वर्टर बनते हैं, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इनके पास सारा, ठीक है, इंडस्ट्री है। तो अब ये क्या करेंगे, एक तो ये हो गया कि इन्होंने इन्वर्टर के सैंपल यहाँ भेजे, उन्होंने अपनी लैब में टेस्ट किए और फिर पास है या फेल वो इनको बता दिया गया। अगर पास है तो सर्टिफिकेट इशू हो गया, फेल है तो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, अनलेस कि वो सारी खामियां जो हैं वो पूरी ना कर दी जाएं। फिर क्या होगा कि ये थर्ड पार्टी जो है वो एनुअली या कुछ महीने के बाद जो उनका स्केजुअल होगा वो यहाँ पे कुछ ऑडिटिंग भी करेंगे। इनका जहाँ पे ये बन रहे हैं इन्वर्टर, वहाँ पे अपनी टीम को भेजेंगे, एक्सपर्ट्स को भेजेंगे कि भाई चेक करें कि ये जो इन्वर्टर बन रहा है कैसे बन रहा है, इसका जो स्टैंडर्ड्स क्या वहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। तो ऑडिट्स भी होंगे और लैब में टेस्ट भी होंगे। ये सारा कुछ होगा तब जाके ये इसको सर्टिफिकेट जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, अदरवाइज़ वो सर्टिफिकेशन कैंसिल भी हो सकती है। तो ये है इंटरनेशनल मयार जिसको तमाम बड़ी कंपनीज जो हैं वो फॉलो करती हैं, सोलर इन्वर्टर बनाने वाली। अब कौन सी कंपनीज में, कुछ चंद एक के नाम ले लेता हूँ। टेस्ला तो एक होगी ना, अभी मैंने आपको बताया। फिर इसी तरीके से आपकी ग्रोवाट कंपनी, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो ये वो है जो मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। फिर आपके पास एक होगी सन ग्रो कंपनी, ठीक है। फिर आपके पास होगी हुआवे कंपनी होगी, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस ले रखी हैं और अपने प्लांट्स को का वो ऑडिट करवाते हैं। इसके अलावा वो तमाम IEC के स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं,
सोलर इन्वर्टर बनाते वक्त। ये है जी वो इन्वर्टर्स जो कि एक्सपेंसिव हैं, इनके रेट्स तभी ज़्यादा हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो एक 5 किलोवाट का लोकल इन्वर्टर जो पाकिस्तान में बन रहा है वो आपको कोई बंदा 35-40 हज़ार में बेच रहा है, और वही 5 किलोवाट का इन्वर्टर अगर आप किसी इनमें से किसी कंपनी का लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ला का लेते हैं 5 किलोवाट का या इससे ज़्यादा का, तो आप देखेंगे कि उसकी प्राइस जो है हो सकता है 3 गुना ज़्यादा हो। तो आप कहेंगे कि भाई ये भी कह रहा है ये 5 किलोवाट है, इनका भी दावा है कि ये 5 किलोवाट है, तो फिर मैं 40 हज़ार वाली चीज़ क्यों ना ले लूँ, मुझे क्या ज़रूरत है 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने की। तो एक तो आपके पास कॉस्ट चूँकि कम होती है एक देसी लोकल इन्वर्टर की, लिहाजा वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव होता है, तो लोग उसकी तरफ जाते हैं। और एक चीज़ और है जो लोकल इन्वर्टर के अंदर होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, और वो है बैटरी का इस्तेमाल ना होना। यानी लोकल इन्वर्टर में चूँकि बैटरी नहीं लगती, यानी डायरेक्ट सोलर एनर्जी जो है वो 220 वोल्ट बना के देती है और आपके घर का लोड चलाती है। यानी एक तरफ सोलर पैनल, दूसरी तरफ आपके घर का लोड, बीच में कोई बैटरी का काम नहीं होता। लिहाजा चूँकि जब लोकल इन्वर्टर्स ने ये काम शुरू किया बगैर बैटरी वाला, तो इन तमाम कंपनीज़ ने भी हाइब्रिड इन्वर्टर बनाए, और अब ऐसे हाइब्रिड इन्वर्टर मार्केट में आ रहे हैं जो विदाउट बैटरी भी काम करते हैं। और ये अभी आए हैं, मतलब कुछ ही टाइम पहले, वरना पहले तमाम इन्वर्टर्स के लिए बैटरी ज़रूरी थी हाइब्रिड इन्वर्टर्स के लिए, लेकिन बाद में विदाउट बैटरी भी इन्वर्टर्स हाइब्रिड आने लग गए, बड़ी कंपनीज बनाने लग गई, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि उनके जो कंपेटिटर लोकल मैन्युफैक्चरर, यानी कि लोकली जो लोग उसको बना रहे हैं, वो उनकी मार्केट के साथ कम्पीट कर रहे हैं। एनीवेज़, लोकली जो इन्वर्टर बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अब लोकल इन्वर्टर बन रहे हैं, क्या वो इन तमाम सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं? क्या वो इन्वर्टर इंस्टॉलर के लिए और यूज़र दोनों के लिए सेफ़ है? क्या वो इफ़िशेंसी और परफॉर्मेंस में आईईसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं? क्या वो ईएमसी, इसके अलावा ग्रिड कंपैटिबिलिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं इन तमाम? क्या उनके पास जो है वो कोई इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी का कोई सर्टिफिकेट है? तो इसका रेट कम है ही इसी वजह से कि उनके पास ये सर्टिफिकेशंस नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्होंने ये सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए एक अपने जो प्लांट हैं उसको बहुत ज़्यादा एडवांस बनाया है, और उसकी कॉस्ट उनको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा इनकी सर्टिफिकेशन लेने के लिए भी इन पार्टीज़ को भी, थर्ड पार्टीज़ को भी बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है सर्टिफिकेशन लेने के लिए भी। लिहाजा ये जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, इनके इन्वर्टर्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? कि वो आपको सेफ्टी फराहम करते हैं, वो आपको एक क्वालिटी फराहम करते हैं, उनके पास क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी के स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो कर रहे होते हैं। और जो लोकली इन्वर्टर बनाए जाते हैं उनके अंदर अनफॉर्चुनेटली वो इस लेवल पे नहीं होते, यानी उसके अंदर सेफ्टी का मयार वो नहीं होता जो कि एक इन्वर्टर में होना चाहिए। मैं सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान में सोलर सिस्टम में आग लगने के जो वाक़यात हैं वो कुछ ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो अभी कुछ दिनों पहले वीडियो एक बनाई थी, और मैंने बताया था कि जूँ जूँ टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी का सीज़न आएगा, तो ऐसे वाक़यात देखने में आएंगे जहाँ पर सोलर सिस्टम में आग लगा करेगी। मतलब ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज़, बहुत से लोगों ने सोलर सिस्टम जब लगाया है तो वहाँ बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। वहाँ पे सेफ्टी डिवाइसेस का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया गया, बहुत से लोगों ने अर्थिंग नहीं कराई हुई, बहुत से लोगों ने लोकल सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जिसमें कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया। बहुत से लोगों ने लिथियम आयन बैटरीज़ जो हैं वो बिल्कुल इन्वर्टर के नीचे रखी हुई हैं, यानी कि अगर इन्वर्टर में खुदा न खास्ता आग लगती है किसी वजह से, तो साथ लिथियम बैटरी जो है वो भी एक्सप्लोड हो सकती है। तो यानी इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया हुआ। मतलब सोलर सिस्टम एक ऐसी जगह पे घर में इंस्टॉल किया हुआ है जहाँ पे वेंटिलेशन मौजूद नहीं है, यानी एयर की क्रॉसिंग नहीं है, कोई फ़ैन अवेलेबल नहीं है। तो इन गलतियों की वजह से, और भी बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने की हैं जिसकी वजह से सोलर सिस्टम जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये जो स्टैंडर्ड है IEC 62109, इसमें ये मेक श्योर किया जाता है कि जो आपका इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है, ये कंपनीज मेक श्योर करती हैं कि वो तमाम सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। अब वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स क्या है, मैं चंद एक बता देता हूँ। नंबर 1, इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब इस सोलर इन्वर्टर से किसी को कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ये
स्टैंडर्ड है और इसको तमाम कंपनीज फॉलो करती हैं, थर्ड पार्टीज को चेक करती है। नंबर 2 वो है जी फायर, मतलब इस सोलर इन्वर्टर को आग लगने के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों? उसके अंदर तमाम सेफ्टी प्रोटेक्शन जो डिवाइसेस हैं वो मौजूद हैं। और तीसरी चीज़ है ओवर हीटिंग। वैसे तो ओवर हीटिंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इन कंपनीज़ ने मेक श्योर किया होता है कि उनके सोलर इन्वर्टर के अंदर ओवर हीटिंग कम से कम हो। क्यों? उन्होंने अपने सोलर इन्वर्टर के अंदर पूरी एक वेंटिलेशन सिस्टम रखा होता है, यानी फ़ैन्स इंस्टॉल किए होते हैं। अब वो फैंस जो हैं वो हीट को बाहर की तरफ, हीट एनर्जी को बाहर की तरफ धकेलते हैं और सोलर इन्वर्टर को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हीट सिंक्स जो हैं वो इंस्टॉल की जाती हैं ताकि जो है वो इन्वर्टर जो है उसका टेम्परेचर कम से कम रहे। तो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बाकायदा इन्होंने तो बनाए हैं, लेकिन उसको चेक करने वाले भी इंटरनेशनली बड़ी बॉडीज़ मौजूद हैं जो उनको चेक भी कर रही हैं। लेकिन जब हम सोलर इन्वर्टर की बात करते हैं जो हमने लोकली मैन्युफैक्चर किया है, तो क्या आप समझते हैं कि वो इन तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होंगे? अब ये सवालिया निशान है। अगर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, आप सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं और आप एफिशिएंसी पे भी कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो ये आपका डिसीजन है। आप अपनी प्राइस को, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो आपको कॉस्ट पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब इस तमाम बहस के बाद, तमाम नॉलेज के बाद यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि लोकल इन्वर्टर सस्ता क्यों होता है और ब्रांडेड कंपनी का, किसी इंटरनेशनल ब्रांड का इन्वर्टर महंगा क्यों होता है। यकीनन आप ये भी फैसला कर पाएंगे कि कौन सा सोलर इन्वर्टर जो है वो आपको परचेज़ करना चाहिए, कौन सा सोलर इन्वर्टर जो है वो आपके लिए बेहतर है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।